के माध्यम से सीख लिया होगा। डेट होगा, पर्टिकुलर होगा, जनरल के फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, डेट, पर्टिकुलर, उसके बाद में एलएफ यानी लेजर फोलियो, फिर अमाउंट डेबिट की और अमाउंट क्रेडिट की। ये 5 कॉलम है जर्नल के। तो आपको जर्नल के इन 5 कॉलम में सिंपल एंट्री करनी है, ठीक है, और एक निश्चित फॉर्मेट से करनी है। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि डेबिट किसे करना है, किस खाते को, और क्रेडिट किस खाते को करना है, तो फिर ज्यादा दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो जो इलस्ट्रेशन आपके साथ मैंने शेयर किया था, आइए उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप लोग स्क्रीन पर जो आपका चैप्टर है उसे देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। ओके, सो मैं आपको देखिए, जितनी भी चीजें हैं जो मैं आज अभी बोलने जा रहा हूँ, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, वो सब एक बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। जितनी भी चीजें मैं आज बोलने जा रहा हूँ 100% समझ में आ सकती हैं, बशर्ते इससे पहले कि जो भी वीडियोस हैं और जो भी बातें आपसे कही गई हैं वो सब आप अच्छे से समझ लें। और दूसरी बात यह है कि जो भी टॉपिक्स अभी तक डिस्कस किए गए हैं उनका होमवर्क आप पूरा कर लें। अगर ये आपने नहीं किया है तो जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो आपको उम्मीद है कि उतना नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए पुराने वीडियोस जिन जिन लोगों ने अभी नहीं देखे, अगर आपने देखे हैं और फिर भी आपको लग रहा है कि आपको अभी भी ये काम नहीं आ पा रहा है, कि अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि खातों के कितने प्रकार होते हैं, तो अगर आपको तीनों खाते एक साथ नहीं ध्यान आ रहे हैं, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, अगर आपको एकदम से ध्यान ना आए, पर्सनल अकाउंट के कितने टाइप होते हैं, अगर एकदम से ध्यान ना आए, तो इसका मतलब है कि आपको अभी एक बार फिर से रिवीजन की जरूरत है। देखिए, कोई चीज आपके संज्ञान में, आपके ज्ञान में, आपके नॉलेज में सिर्फ तब ऐड होती है जब आप उसे लगातार रिवाइज करते हैं। तो रिवीजन करने का एक अच्छा मौका है कि आप इन वीडियोस को बार बार देख सकते हैं। इससे रिवीजन अपने आप होता रहेगा, या आप अपनी किताब से या अपने नोट्स से पढ़ें। लेकिन फिर भी मैं आज की इस क्लास में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जमा तो मुझे जान आपस में बातचीत अगर पीछे कर रहे हैं तो माइक ऑफ कर लीजिए। अमूल्य, माइक ऑफ करिए। जमा और नाम के कुछ नियम होंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो आपने इससे पहले अकाउंट के हिसाब से पढ़ा है कि कौन सा खाता कब डेबिट और कौन सा खाता कब क्रेडिट होगा। यहाँ पर हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट करके कुछ ट्रांजेक्शन वाइज इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जरा इसे देख लीजिए, सुन लीजिए। एक तरह का रिवीजन ही है, जो टॉपिक आप इससे पहले पढ़ चुके हैं उसी का। जैसे किसी संपत्ति की राशि में वृद्धि अगर होती है, किसी संपत्ति की राशि में वृद्धि नाम पक्ष में और कमी जो है जमा पक्ष में लिखते हैं। किसी संपत्ति की राशि में वृद्धि नाम पक्ष में और कमी जमा पक्ष में लिखते हैं। अब नाम का मतलब क्या होता है? डेबिट होता है, और जमा का मतलब क्रेडिट होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि संस्था ने 5,000 रुपए की कीमत से फुटकर औजार यानी कि लूज टूल्स खरीदे हैं, तो इससे संपत्ति में वृद्धि हो रही है, संपत्ति बढ़ रही है बिजनेस में। देखिए, आपने पीछे रूल क्या पढ़ा था रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो आएगा वो तो बढ़ेगा ना, जो जाएगा वही घटेगा। तो बात वही है, बस खाली पहले आपने बायां कान पकड़ा था एक ही आदमी का, अब आपने उसका दायां कान पकड़ लिया है। आदमी वही है, यानी कि नियम वही है। किसी संपत्ति में अगर वृद्धि हो जाएगी तो उसे डेबिट करना होगा। जैसे कि लूज टूल्स अगर 5,000 के खरीदे तो लूज टूल्स बढ़ रहे हैं, और इसलिए लूज टूल्स यानी कि फुटकर औजार खाता 5,000 से रेडी होगा, ठीक है। अच्छा, मान लिया यही संस्था अगर अगले ट्रांजेक्शन में 2,000 के ये जो लूज टूल्स हैं इन्हें बेच दे, तो क्या होगा? ये लूज टूल्स कम हो रहे होंगे, और कमी के कारण आपको लूज टूल्स अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? जितने से आप बेच रहे हैं 2,000 का, तो 2,000 से आप उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब करेंगे अगर क्रेडिट, तो करेंगे क्या? जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, 5 कॉलम है। अगर आपको फॉर्मेट नहीं याद है तो फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज द फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट और अमाउंट क्रेडिट। ये है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। ये सभी को याद होना चाहिए। जैसे ही आपसे कहा जाए कि जनरल में कितने कॉलम होते हैं, आप बोलेंगे 5 कॉलम होते हैं। कौन कौन से कॉलम होते हैं? तो आपको पांचों क्रम में टिप्स पर याद होने चाहिए। आप बोल सके कौन कौन से कॉलम है। पहला कॉलम डेट, दूसरा
पार्टिकुलर यानी कि विवरण इसमें डिटेल आती है, इसी कॉलम में हम एंट्री करते हैं बेसिकली। एलएफ जो है वो विद्यार्थी के तौर पे आप खाली छोड़ देते हैं, लेकिन अकाउंटेंट जो है एलएफ का मतलब होता है कि इस जर्नल बुक से आप खाता बही में जिस पेज पर खतौनी करेंगे, यानी कि खाता बही के यानी कि अकाउंट बुक के या लेजर बुक के जिस पेज पर आप इस जर्नल एंट्री के आधार पर पोस्टिंग करेंगे, वो पेज नंबर खाता बही का यहाँ लिख दिया जाता है। और जब आप खाता बही बनाते हैं तो उसमें एक जेएफ होता है, जेएफ का मतलब होता है जनरल फोलियो। तो उसमें जब आप खाता बही बना रहे होंगे तो उसमें जनरल का जो पेज नंबर है जहां से आपने एंट्री की पोस्टिंग वहां की है, तो उसमें जनरल का वो पेज नंबर डाल दिया जाता है। लेकिन ये काम विद्यार्थी के तौर पे आपको नहीं करना, क्योंकि आपके पास ना तो जनरल बुक है और ना ही खाता बही है। आपके पास जो है वो केवल आपकी कॉपी है, तो इसमें पेजिंग आपको नहीं करनी है। ठीक है, आप इसे खाली छोड़ेंगे। अमाउंट डेबिट में जो है जो सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है, जैसे मान लिया आपने लिखा लूज टूल्स अकाउंट 5,000 से, आपने 5,000 का खरीदा ना, तो लूज टूल्स अकाउंट डेबिट, तो 5,000 यहाँ लिख देंगे। और फिर लिखेंगे क्रेडिट करने के लिए टू कैश अकाउंट। अगर उधार खरीदा है तो जिससे उधार खरीदा है उसका नाम। ठीक है, अगर नकद खरीदते हैं तो टू कैश अकाउंट होता है। कोई भी संपत्ति या गुड्स अगर आप नकद खरीदेंगे तो कैश जाएगा, तो हमेशा टू कैश होगा। ठीक है, और अगर आप कोई संपत्ति बेचेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, तो हमेशा कैश अकाउंट डेबिट होगा और संपत्ति खाता क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो जा रहा है। तो ये फॉर्मेट याद रखेंगे। मुझे लगता है फॉर्मेट अगर आपको याद है तो ये हो जाएगा। यहाँ पर ये जो कॉलम्स में क्या क्या लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, क्या ये बात सभी को समझ में आई? मैंने अभी बता दिया है ओरल, एक बार यहाँ से पढ़िएगा 1 2 3 4 किस कॉलम में क्या लिखेंगे ये इन्होंने बताया हुआ है। मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ जाएगा। जब आप खाता कोई डेबिट और क्रेडिट कर चुके होते हैं तो उसके नीचे ब्रैकेट में उसकी डिटेल लिखी जाती है कि यहाँ हम कर क्या रहे हैं। उसको नरेशन कहा जाता है। नरेशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण। ठीक है, यानी कि हमने इस ट्रांजेक्शन की एंट्री यहाँ की है, ये नरेशन में लिखना होता है। तो कैसे उसका नरेशन लिखते हैं, क्या होता है, ये मैंने आपको पीछे के ट्रांजेक्शन्स में भी बताया हुआ है, कल के वीडियो में भी बताया हुआ है, और जो इलिस्ट्रेशन 1 कल भेजा था करने के लिए उसमें भी ये लिखा हुआ है। अभी हम उसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि हम वहां जाएं, नाम और जमा क्या होते हैं ये आपने जाना ही कि एक खाता क्रेडिट होता है, एक खाता डेबिट होता है जब कभी भी कोई ट्रांजेक्शन होता है। लैटिन भाषा में डेबिट को डेबिटम कहा जाता है और क्रेडिट को क्रेडर कहा जाता है। इन्हीं से डेबिट, डेबिटम से डेबिट और क्रेडर से क्रेडिट बना है। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हिस्सा हो सकता है कि डेबिट निम्नलिखित में से किस शब्द से बना है, तो एक डेबिटम होगा, बाकी कुछ अन्य शब्द होंगे तो आपको एक चुनना होगा। इसी तरह से क्रेडिट किस लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो इसे आप बहुत अच्छे से अपने नोट में शामिल कर लें। आप इसे या तो अपनी किताब में ही हाईलाइट कर लीजिए या आप इसे कहीं लिख लीजिए। डेबिट लैटिन भाषा के डेबिटम से बना और क्रेडिट क्रेडर से बना। ओके, बाकी डेबिट क्रेडिट होते क्या है ये आपने अभी जनरल एंट्री के माध्यम से समझा है कि एक खाता सबसे पहले लिखा जाता है। जब आप किसी खाते को पहले लिख लेते हैं तो आप मान लेते हैं कि वो डेबिट हो गया है, और जो खाता अगली लाइन में नीचे टू के साथ लिखा जाता है माना जाता है कि वो क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट का संबंध 3 प्रकार के खातों में अलग अलग है। जैसे पाने वाले को डेबिट करते हैं, देने वाले को क्रेडिट करते हैं। जो पा रहा होता है वो हमेशा ऋणी होता है। ठीक है, जो दे रहा होता है वही तो धनी होगा। अच्छा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी को दे रहा हो और कहा जाए कि तुम हमारे ऋणी हो गए हो? भाई जो देगा वही तो धनी होगा, जो धनी होगा धनवान होगा वही तो दे पाएगा। तो देने वाला हमेशा धनी है, पाने वाला हमेशा उसका इंडेटेड रहता है, यानी कि ऋणी रहता है। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डेबिट क्रेडिट का, आप समझ चुके होंगे। अभी से ज्यादा ना खींचते हुए इसके नियमों की मैं बात कर रहा था। पहला पॉइंट उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा कि लूज टूल्स 5,000 के अगर खरीदे जाएंगे तो वो डेबिट होंगे क्योंकि वह बढ़ रहे हैं। और जब कभी भी यही लूज टूल्स अगर 2,000 के मान लिया इसमें से बेच दिए जाते हैं तो यह क्रेडिट होंगे क्योंकि यह घट रहे हैं। पुराना वाला नियम भी लगा सकते हैं कि लूज टूल्स आ रहे हैं तो डेबिट हो रहे हैं और जब जा रहे हैं तो क्रेडिट हो रहे हैं। इज दिस क्लियर? पॉइंट नंबर 1 सभी को क्लियर है? यस सर। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 है बाह्य दायित्व की राशि में वृद्धि धनी की ओर और कमी ऋणी की ओर लिखते हैं। अब ये दायित्व समझ लीजिए, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है किसी से अगर आपने कोई पैसा उधार लिया है या आपको किसी को कोई धन चुकाना है तो ये आपके ऊपर दायित्व है। एनी अमाउंट विच इज पेबल टू एनीवन
टुडे और टुमारो और आफ्टर सम टाइम इट इज अ लायबिलिटी। जैसे आपने किसी से 5 रुपए 10 रुपए अपने दोस्त से ही उधार ले लिए, तो अब आपके ऊपर ये लायबिलिटी हो गया। लायबिलिटी इसलिए हो गया क्योंकि 10 रुपए 5 रुपए आपको वापस करने पड़ेंगे। ठीक है। इसी तरह से जो हम बात करते हैं दायित्व की, तो अभी मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर दायित्व बढ़ रहे होते हैं तो यह हमेशा क्रेडिट होते हैं, और दायित्व अगर घट रहे होते हैं तो यह हमेशा क्या होंगे, डेबिट होंगे। हमेशा मान लीजिए कि जैसे आप पढ़ते हैं ना एंटोनिम्स, विलोम, तो आप जान लीजिए कि संपत्ति का विलोम दायित्व है, उल्टा है। ठीक है ना। आपके पास अगर संपत्तियां बढ़ती हैं तो आप धनवान माने जाएंगे, लेकिन अगर आपके ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, दायित्व बढ़ रहा है, तो आप क्या माने जाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो दायित्व जो है वो चूंकि संपत्ति का विलोम है, इस दृष्टि से बच्चों जिस तरह से संपत्ति बढ़ने पर डेबिट होती है और घटने पर क्रेडिट होती है, उसी तरह से उसके उलट दायित्व बढ़ने पर क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, और घटने पर डेबिट होंगे। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना। दोनों में से संपत्ति और दायित्व कोई एक याद कर लीजिए तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। संपत्ति के साथ बढ़ने पर क्या होता है, आपने कहा डेबिट, तो इसका तुरंत उल्टा हो गया कि दायित्व के साथ बढ़ने पर क्या होगा, वह क्रेडिट होगा। इज दिस क्लियर। संपत्ति बढ़ने पर डेबिट यस होता है, सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको, क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है वह बढ़ेगा और वही डेबिट होगा। तो संपत्ति बढ़ने पर डेबिट होती है, तो दायित्व बढ़ने पर क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। ओके। अभी जितने बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ये सबके कैमरे क्यों ऑफ हो गए हैं भाई। अच्छा, ऋचा सताक्षी के ऑन है। आकांक्षा ठाकुर, आपका कैमरा ऑफ क्यों है। तन्वी रस्तोगी, 5 मिनट नहीं हुए अभी। ईच एंड एवरीबडी इज सपोज टू कीप योर कैमरा ऑन। कैमरा ऑफ नहीं होना है किसी का भी। और मुझे ये बार बार कहना पड़ता है तो खराब लगता है, क्योंकि आपका टाइम खराब होता है। अगर 10 सेकंड मैंने खराब किए और आप अगर 10 बच्चे जुड़े हुए हैं तो 100 सेकंड खराब हो गए। प्लीज इस चीज को सुनिश्चित कीजिए कि आपका कैमरा ऑन हो। और जो भी लाइव क्लासेस होंगी आज से, आपकी लाइव क्लास की ही अटेंडेंस लगेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और कैमरा ऑन ही होना चाहिए, सुबह से उठ जाइए डेली। ठीक है। लाइव क्लास में अगर आप अटेंडेंस नहीं लगाएंगे, चाहे अकाउंटेंसी क्लास हो, मैथ की हो, जिस भी विषय की हो, वो विषय का जो आचार्य होगा वही आपकी अटेंडेंस मुझे देगा, तभी आपकी अटेंडेंस लगेगी। और 15 दिन बाद आपकी अटेंडेंस कितनी लगी है इसका रिकॉर्ड बाकायदा आपके गार्जियंस के पास भेजा जाएगा कि आपकी लाइव क्लास में ये उपस्थिति रही है। तो अगर आज आपको नहीं समझ में आया था अंग्रेजी का मैसेज, तो हिंदी में बता रहा हूँ, समझ लीजिए कि आज से आपको लाइव क्लास में हर हाल में जुड़ना ही रहेगा, सुबह 8 बजे वाली लाइव क्लास में। बात की अगर कोई टीचर अपना लाइव क्लास लेते हैं इकोनॉमिक्स का या मैथ का या कोई का भी, तो उस जैसे जिस किसी भी दिन सुबह 8 वाली क्लास नहीं है, तो जो भी पहली लाइव क्लास होगी उसकी अटेंडेंस मानी जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है। सुबह की जो क्लास शेड्यूल्ड है उसी की अटेंडेंस मानी जाएगी, बाद की किसी लाइव क्लास की अटेंडेंस आपकी रिकॉर्ड नहीं होगी। हाँ, उसमें भी आपको जुड़ना रहेगा, टीचर उसका अपना रिकॉर्ड रखेगा। ठीक है, सब्जेक्ट टीचर रखेगा। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज गंभीरता से उसे लीजिएगा। पहले 2 पॉइंट में जो बातें बताई गई हैं, क्या आपको समझ में आई। पहले पॉइंट में कहा गया संपत्ति बढ़ने पर डेबिट होंगी, घटने पर क्रेडिट होंगी। दूसरे पॉइंट में कहा गया दायित्व तो बढ़ने पर जो है क्रेडिट होंगे और घटने पर डेबिट होंगे। ये सिर्फ याद करना है, याद करने के पॉइंट है, मेमोरेबल पॉइंट है। उदाहरण इन्होंने दिया है कि कोई व्यावसायिक संस्था अगर बैंक से ऋण ले ले तो उससे फर्म के बाह्य दायित्व तो बढ़ जाएंगे। बाह्य दायित्व मतलब बाहरी दायित्व। इससे क्या होगा कि बैंक फर्म इसे बैंक खाते में जमा करेगी, यानी कि बैंक से आपने ऋण लिया है तो बैंक का खाता क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, जब हम ऋण लेते हैं तो हम केवल बैंक अकाउंट ना लिख करके हम उसे नाम नया दे देते हैं, बैंक लोन अकाउंट बोल देते हैं। ठीक है। तो बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे हम, है वो बैंक को ही रिप्रेजेंट कर रहा। तीसरा पॉइंट, पूंजी में वृद्धि जमा की ओर और कमी नाम की ओर लिखी जाएगी। अब लायबिलिटी और पूंजी का दोनों का कैरेक्टर एक जैसा है। ठीक है। लायबिलिटी और पूंजी दोनों का कैरेक्टर एक जैसा है, दोनों का नेचर एक जैसा है। तो जिस तरह से
हाँ बच्चों, मैं आपको कुछ बातें बता रहा था। जस्ट अ मिनट। आप सभी के कैमरे फिर से ऑफ हो गए हैं, क्या मतलब है इसका? जितने भी बच्चे जुड़े रहे हैं, मिताली, तन्वी, अमूल्या, प्रज्ञा, आस्था, ऋचा, आकांक्षा, सदाक्षी के सिवा और किसी का कैमरा ऑन नहीं दिख रहा है। वजह क्या है? सर मेरा भी ऑन है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, आप अपनी तरफ से ऑन रखिए। अगर नहीं है तो वो हो जाएगा थोड़ी देर में। ऑफ रख लेंगे तो कभी ऑन नहीं होगा, अदरवाइज जैसे ही नेटवर्क सही होगा आपका या हमारा यहाँ का, तो होने लगेगा। अभी फिलहाल आप में से साक्षी के अलावा और कोई ऑन नहीं दिख रहा है। मे बी सम टेक्निकल। मेरी आवाज आ रही है? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिस वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूँ एक दो बार। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है। अभी जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं, पूंजी और दायित्व के बारे में, फिर मैंने तीसरी बात की है, सॉरी, संपत्ति और दायित्व के बारे में पहले और दूसरे पॉइंट है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है पूंजी का। तो पूंजी का नेचर सेम टू सेम वैसे ही है जैसे दायित्व का है। पूंजी अगर बढ़ती है तो पूंजी खाता क्रेडिट किया जाता है, और पूंजी अगर घटती है तो कुछ शायद नेटवर्क के इश्यूज आ रहे हैं यहाँ जहाँ मैं हूँ। क्या अभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? जिनको सुनाई पड़ रहा है प्लीज थोड़ा सा जवाब दें पहले। यस सर, आ रही है अभी। बीच में क्या मैं डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूँ या क्या दिखा रहा है? बीच बीच में मेरा कंटिन्यूअसली चल रहा है या बीच बीच में आपको लग रहा है कि मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ? आपका, लेकिन आपकी फोटो नहीं आ रही है। ओके ओके, चलिए फिलहाल अपनी कोशिश करते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि संपत्ति बढ़ने पर डेबिट होंगे, घटने पर क्रेडिट होंगे। दायित्व और पूंजी इसके उलट, बढ़ने पर क्रेडिट होंगे और घटने पर डेबिट होंगे। ठीक, जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया कि फर्म का मालिक वर्ष के बीच में अगर कोई अतिरिक्त पूंजी लगा दे, मान लिया उसने शुरुआत की थी 2 लाख की पूंजी के साथ और उसे लगा कि 1 लाख पूंजी और चाहिए, तो अगर उसने 1 लाख की पूंजी और बढ़ाई है तो क्या करेंगे? पूंजी खाता क्रेडिट करेंगे। और पूंजी अगर कैश के रूप में आएगी, तो कैश अगर आ रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? कौन बता सकता है? अगर पूंजी लाई जा रही है तो कैश आ रहा होगा ना 1 लाख, तो कैश को क्या करेंगे? कोई बता सकता है? सर उससे कैश अकाउंट में लिख लेंगे फिर। कैश अकाउंट में तो लिख लेंगे। जनरल में कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? सर डेबिट। डेबिट करेंगे। डेबिट। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब पॉइंट नंबर 4 को हम पढ़ते हैं। व्यय को व्यय खाते के नाम हमेशा किया जाता है। आपने पढ़ा ही पीछे नॉमिनल अकाउंट का रूल कि सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करेंगे और इनकम्स को, गेन्स को, प्रॉफिट को। तो सारे व्ययों को हमेशा डेबिट किया जाएगा, सारी आय को हमेशा क्रेडिट ही किया जाएगा। और 5वां पॉइंट है कि लाभ होने से पूंजी में वृद्धि और हानि होने से कमी होती है। इसलिए लाभ पूंजी खाते के जमा में और हानि पूंजी खाते के नाम की ओर लिखते हैं। ये खाते की बात है, अभी इसकी टेंशन मत लीजिए। पॉइंट नंबर 5 भूल जाइए, ठीक है। नीचे एक तरह से आपको फार्मूले के तौर पे याद रखने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। संपत्तियों की वृद्धि को जमा करते हैं और कमी को, सॉरी, नाम करते हैं और कमी को जमा कर देते हैं। डेबिट द इंक्रीजेस एंड क्रेडिट द डिक्रीजेस इन। हाँ बच्चों, क्या अभी आवाज आ रही है मेरी? जी सर। तो पहले मैं जो कुछ बोल रहा था वो कुछ सुनाई पड़ रहा था या यस माइक मेरा सर। म्यूट था? अच्छा, सुनाई पड़ रहा था। चलो, देखिए ये 5 पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। जो बात मैं अभी बता गया उसी को आपको याद रखने की दृष्टि से इन्होंने दोहरा दिया है। क्या ये पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं? देखिए, समझ में आ रहे हैं? 1 2 5। पहला पॉइंट क्या है?
Debit the increase and credit the decrease in assets. In liabilities, debit the decrease and credit the increase. In capital, same, debit the decreases and credit the increases. If we talk about revenue, debit the decrease in the पांचों पॉइंट्स बच्चों समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, इन्हें याद कर लीजिए। जी आज सर। आपका यह है कि पांचों पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। वैसे इसमें नया कुछ नहीं है, बस खाली हमने एक ही बात को दूसरे ढंग से समझने की कोशिश की है। पहले हमने पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट के कुछ रूल्स आपको बताए, जिनके माध्यम से हमने ये जाना था कि डेबिट और क्रेडिट कैसे होते हैं। और यहाँ पर हमने दूसरे तरीके से इसे समझने की कोशिश की है। हमने तरीका जानने के लिए जो किया है, यहाँ पे हमने खातों के कुछ टाइप रख लिए हैं आपके सामने। दरअसल मॉडर्न अकाउंटिंग जो होती है वो खातों के 3 प्रकार नहीं 5 प्रकार मानता है। आपने अभी तक खातों, हाँ बच्चों, मैं कह रहा था कि आपने अभी तक खातों के 3 प्रकार पढ़े, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ठीक है। लेकिन मॉडर्न अकाउंटिंग में खातों के 5 प्रकार माने जाते हैं, ठीक है। और वो 5 प्रकार कोई नई बात नहीं है, मैं आपको अभी बता चुका हूँ। यही 5 प्रकार हैं जिनको हम असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और मॉडर्न अकाउंटिंग में जो बात के स्कॉलर्स रहे, उन्होंने डेबिट क्रेडिट के जो रूल बताए वो ये यहाँ दिए गए हैं। इसमें इस आधार पे आप डेबिट और क्रेडिट करते हैं कि संपत्ति बढ़ने पर डेबिट होगी, घटने पर क्रेडिट होगी। इसी तरह से लायबिलिटीज और जो आपके, देखिए नेचर अगर आप थोड़ा सा तय कर लें, इनकी ग्रुपिंग कर लें, हाँ इनकी ग्रुपिंग कर लीजिए। इसमें संपत्ति और जो व्यय होते हैं वह एक जैसे हैं। संपत्ति और व्यय जो हैं वह एक जैसे हैं। इन पे एक तरह के नियम लागू होंगे। संपत्ति और व्यय दोनों बढ़ने पर डेबिट होंगे और घटने पर क्रेडिट होंगे। ये एक ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप होता है इनकम का, ठीक है, प्रॉफिट का, रेवेन्यू का, कैपिटल का और लायबिलिटीज का। 3 कैटेगरी हैं, एक तो कैपिटल है, दूसरी लायबिलिटी है और तीसरी इनकम है। इनकम में आप इनकम, प्रॉफिट, गेन, रेवेन्यू सब जोड़ लीजिए, ठीक है। इनकम का मतलब हो गया रेवेन्यू भी, इनकम भी, प्रॉफिट भी, गेन भी, ठीक है।